ओके, स्क्रीन शेयर हो गई है। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास रैम है, प्रोग्राम का रैम में लोड होना ज़रूरी है एग्जीक्यूशन के लिए। अब रैम को एलोकेट करवाना है और एफिशिएंटली यूज़ करना है हमने रैम को। अब हमारे पास बहुत से प्रोग्राम्स हैं, उनको रैम में लोड करवाना है। अब कर्नल देखेगा जहाँ उसे स्पेस मिली वो वहाँ पे प्रोग्राम को लोड करवा देगा। अब पहली जो हमारी टेक्निक है दैट इज़ द कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन। इसके अंदर प्रोग्राम कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस पर ही लोड हो सकता है, स्कैटर्ड नहीं हो सकता। कोई भी प्रोग्राम है वो जहाँ भी लोड होगा उससे कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस चाहिए होंगी। अगर उतनी स्पेस अवेलेबल है तो वो लोड हो जाएगा, अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है तो वो लोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि याद उसे पूरा लोड होना है जहाँ भी होना है। अगर पूरी स्पेस है, अगर कोई प्रोग्राम 1 मेगाबाइट का है तो 1 मेगाबाइट की स्पेस उसे कंसेक्टिव लोकेशंस पर मिलेगी तो वो लोड हो सकेगा, अदरवाइज वो लोड नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो टेक्निक है मेमोरी एलोकेशन की वो कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है। ओके, कोई भी प्रोग्राम ले लेते हैं। हम कहते हैं कि एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम P1। इसका साइज़ है, चूँकि मेमोरी हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन में लिमिटेड है, तो हम कहते हैं कि इसका साइज़ जो है वो है से 5 बाइट्स। अब इसको रैम में लोड होना है, जहाँ स्पेस मिलेगी लोडर को वो वहाँ पर इसे लोड करेगा। मे बी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रैम, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से ऑनवर्ड। अगर ये लोड हो रहा है 0 1 2 3 4, तो ये 5 बाइट्स हो गए। यहाँ पे ये प्रोग्राम लोड हो गया, यहाँ पे ये प्रोग्राम आ गया P1। अब एक और प्रोग्राम है P2, इसको भी लोड होना है। से ये इसका साइज जो है वो है 6 बाइट्स। अब इसको लोड कर देते हैं, से 5 से स्टार्ट कर देते हैं, 5 से ऑनवर्ड। ये 6 बाइट्स हो गए, ये P2 को मिल गया। ओके, कोई और एक प्रोग्राम ले लेते हैं P3। रैंडमली मैं कह देता हूँ कि ये से 4 बाइट्स का है, तो इसको भी लोड कर देते हैं, जहाँ स्पेस मिलती है वहाँ से ऑनवर्ड। इसको मैं डिफरेंट कलर दे देता हूँ। ओके, दिस इज P3। अब अगर हम रैम में देखें तो इस रैम के अंदर हमारे पास 4 बाइट्स की स्पेस अवेलेबल है। 4 बाइट्स का प्रोग्राम इजीली लोड हो सकता है। अगर 4 से बड़ा होगा तो वो रैम में लोड नहीं हो पाएगा, 4 से बड़ा होगा तो वो लोड नहीं हो पाएगा। लेकिन 4 तक का कोई भी प्रोग्राम आ सकता है, जिनके 1 बाइट का हो सकता है, 2 बाइट का हो सकता है, 3 का हो सकता है। ओके, मैं एक और प्रोग्राम लोड कर देता हूँ, से P4, और ये है 2 बाइट्स का, ये भी लोड हो गया यहाँ पर। प्रोसेस P। अब
थोड़ी देर बाद प्रोसेस P1 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई और वो टर्मिनेट हो गया, तो मेमोरी रिलीज हो गई, उसने मेमोरी रिलीज कर दी। अब ये P1 जो है से ये टर्मिनेट हो गया और इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। ओके, ये हमारे पास अब स्पेस एम्प्टी हो गई। अब इतने में एक और प्रोसेस आ जाता है P5। अब देखा जाएगा, लोडर देखेगा कहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, वहाँ पर वो लोड होगा डिपेंडिंग ऑन द साइज। अब अगर ये 3 बाइट्स का आ जाता है तो 3 बाइट्स हमें शुरू में ही अवेलेबल है, क्योंकि ये तो 2 बाइट्स हैं, तो वो देख लेगा कहाँ पर स्पेस अवेलेबल है, जहाँ पर स्पेस अवेलेबल होगी वहाँ पर इसे लोड करवा देगा, उसे यहाँ पर लोड करवा देता है P5 को, ये 3 बाइट्स। ओके, अब हमारे पास जो टोटल स्पेस है दैट इज 4 बाइट्स, लेकिन 4 बाइट का कोई प्रोग्राम लोड नहीं हो पाएगा। स्पेस अवेलेबल है, फ्री स्पेस हमारे पास यहाँ अवेलेबल है जहाँ पर वाइट है, और ये वाइट रीजन है, ये भी फ्री स्पेस है, यानी कि 2 बाइट्स हमारे पास एड्रेस 3 और 4 पे, और 17 और 18 पर 2 बाइट्स हैं। टोटल फ्री स्पेस हमारे पास है 4 बाइट्स। अब कोई और प्रोग्राम आता है P6 और ये 4 बाइट्स का है, तो ये लोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी जो मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है वो है कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कंसेक्टिव लोकेशंस होंगी तो प्रोग्राम लोड होगा, कंसेक्टिव फ्री लोकेशंस नहीं होंगी तो प्रोग्राम लोड नहीं होगा। और ये जो प्रॉब्लम अराइज हुआ है, दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। कि स्पेस अवेलेबल है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही, क्योंकि वो स्कैटर्ड फॉर्म में इसलिए यूटिलाइज नहीं हो पा रही। अगर वो इकट्ठी होती तो वो यूटिलाइज हो जाती। तो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। ये बात समझ आई है आपको? मैंने क्या किया, मैंने एक रैम ली, रैम के अंदर मैंने 1 बाय 1 प्रोग्राम्स को लोड करना शुरू किया, फिर एक प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके आउट हो गया, उसके बाद एक और प्रोग्राम आया P6, अब उसको लोड करवाना था, स्पेस अवेलेबल थी, कलेक्टिवली स्पेस अवेलेबल थी, प्रोग्राम के साइज के साथ मैच हो रही थी, लेकिन स्टिल प्रोग्राम लोड नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो फ्री स्पेस थी वो स्कैटर्ड फॉर्म में थी। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। यहाँ तक कोई चीज़ जो समझना है यू तो बताएं। ओके, अब इसका हल क्या है? इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसका एक हल तो ये है कि प्रोग्राम्स को रीएलोकेट किया जाए, इनके P2 को ऊपर शिफ्ट करूं 2 बाइट्स, P3 को भी 2 बाइट्स ऊपर शिफ्ट करूं, P4 को भी ऊपर शिफ्ट करूं 2 बाइट्स, तो उससे क्या होगा कि मेरे पास जो फ्री स्पेस है वो 15 से 18 तक अवेलेबल हो जाएगी। अब P6 लोड हो सकता है, एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड कॉम्पैक्शन।
लेकिन कंपैक्शन की कॉस्ट कितनी है? अगर मुझे कंपैक्शन करनी हो, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई प्रोग्राम टर्मिनेट होगा मुझे कंपैक्शन करनी होगी। जब भी कोई प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, इसका मतलब होल क्रिएट हो गया, कंपैक्शन की, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, अगेन पूरा प्रोसेस दोबारा, और ये कॉस्टली ऑपरेशन। अगर आपने कभी डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन की हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितना टाइम लेती है। और जैसे ही आप कोई फाइल क्रिएट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं तो डिस्क दोबारा से फ्रेगमेंटेड होना शुरू हो जाती है। तो कॉम्पैक्शन एक सोल्यूशन है, बट इट इज़ नॉट फिजिबल। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। फॉलो कर रहे हैं आप लोग? यस सर। अभी तक मैंने आपको बताया कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है हमारी, उसके अंदर मैंने प्रोग्राम लोड किए, प्रॉब्लम एक दिखाया एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का, फिर हमने उसका सोल्यूशन देखा कि एक सोल्यूशन ये है कि हम फ्री स्पेस को इकट्ठा कर दें, तमाम प्रोग्राम्स को मूव कर दें, शिफ्ट कर दें एक तरफ। इसको कहते हैं कॉम्पैक्शन। अब कॉम्पैक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, फिजिबल नहीं है, ये हम नहीं कर सकते ऑपरेशन। ठीक हो गया। इसको कहाँ कैसे सॉल्व होगा ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम? अभी तो हम यही कहेंगे कि दिस प्रॉब्लम इज अनसॉल्व्ड क्योंकि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज स्टिल देयर। तो कॉम्पैक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ओके, फिर हमने बात की थी मेमोरी प्रोटेक्शन की शुरू के लेक्चर्स में कि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम के एरिया में जाके चेंजिंग ना करे, उनके वेरिएबल्स ना चेंज करते। जैसे P2 है वो P3 को एक्सेस ना करे। अब कुछ चेक, ये भी हमने कहा था कि कोई चेक होना चाहिए, यानी कि हमने कहा था एक बेस और लिमिट होगी हर प्रोसेस की, उसका एक स्टार्टिंग एड्रेस होगा, एक उसकी लिमिट होगी, तो वो भी डिफाइन होनी चाहिए। इसका मतलब है जब भी कोई प्रोग्राम लोड होता है तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस कॉल्ड बेस एड्रेस और उसकी लिमिट कहीं सेव हो जाती है। अब जब भी सीपीयू या प्रोग्राम कोई एड्रेस जनरेट करेगा, कोई भी एड्रेस जनरेट होगा, हमारा जो प्रोग्राम है वो एड्रेसेस जनरेट करता है। जब भी हम कोई एड्रेस जनरेट करेंगे तो सीपीयू खुद चेक रखेगा, खुद देखेगा कि क्या ये एड्रेस विद इन द लिमिट है। अगर ये विद इन द लिमिट है तो ठीक है, मेमोरी एक्सेस हो जाए, अदरवाइज ट्रैप हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि बेस एड्रेसेस क्या असाइन होते हैं। P2 को क्या बेस एड्रेस असाइन होगा, क्योंकि P1 को तो मैंने रिमूव कर दिया। P2 को देखते हैं, P2 को क्या बेस एड्रेस असाइन होगा। ये फिजिकल एड्रेसेस हैं, ये 5 एंड सो ऑन, ये जो मैंने लिखे हुए, दीज आर द फिजिकल एड्रेसेस। ओके, अब बेस एड्रेस असाइन हो रहा है 5 5 is the base address and limit is, लिमिट जो है वो एक्चुअली उसका साइज बता रही है कि प्रोग्राम का साइज क्या है। अब लिमिट होगी 6, कि इसका साइज है 6 बाइट्स। बेस फिजिकल एड्रेस बताती है, यानी कि स्टार्टिंग एड्रेस बताती है जहां पर प्रोग्राम लोड हुआ है, और लिमिट एक्चुअली उसका उस प्रोग्राम का साइज बताती है। इसी तरह अगर हम देखें तो P3 की क्या लिमिट होगी, इसकी बेस एड्रेस क्या होगा फिर 11, क्योंकि 11 के ऊपर पड़ा हुआ है, ये देखें। और लिमिट क्या होगी, इसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो इसकी जो लिमिट है वो 4 होगी। लिमिट बाइट्स में होती है।
क्रिएट होगा जब भी कोई प्रोग्राम मेमोरी में लोड होगा तो उसका एक बेस एड्रेस होगा यानी कि स्टैटिक एड्रेस होगा और एक उसका लिमिट होगी, वो किसी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कर ली जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हम कहते हैं ओके कोई टेबल है, सीरियल नंबर है उसका लाइक 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और बेस एड्रेस और लिमिट। ओके, प्रोग्राम P2 है, इसकी बेस एड्रेस क्या है 5 और लिमिट है इसकी 6। प्रोग्राम P3 का बेस एड्रेस है 11 और लिमिट है इसकी 4 एंड सो ऑन। जब भी कोई प्रोग्राम लोड होता है तो उसकी बेस एड्रेस यानी उसका स्टार्टिंग एड्रेस जहाँ वो लोड हुआ है और उसकी लिमिट किसी टेबल में स्टोर कर ली जाती है। और ये काम कर्नल का है, कर्नल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ वो प्रोग्राम को लोड करे उसके बेस और लिमिट को कहीं सेव करें किसी इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो? क्लियर है? आगे चलूँ? जी सर। यस सर। ओके, अब आपको पता लग गया ना कि प्रोग्राम रीजन जब होगा तो बेस स्टार्टिंग एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, और लिमिट जो होती है वो एक्चुअली उसका साइज होता है इन बाइट्स, उसका एंडिंग एड्रेस नहीं है। इट इज नॉट 10, द लिमिट इज 6, क्योंकि ये बाइट्स 6 बाइट्स का है, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी लिमिट 6 हो गई। ओके, अब हम एक और बात करते हैं। ये जो हमारे प्रोग्राम में पॉइंटर्स होते हैं, यानी कि जो एड्रेस प्रोग्राम जनरेट करता है वो फिजिकल एड्रेस नहीं होता बल्कि लॉजिकल एड्रेस होता है। वो लॉजिकल एड्रेस क्या होता है एक्चुअली? हमारा प्रोग्राम मेमोरी में फिजिकली कहीं भी लोड हो, लेकिन जो एड्रेस उसका स्टार्ट होगा, अब मैं उस एड्रेस की बात कर रहा हूँ जो हमारा प्रोग्राम जनरेट करता है, वो एक्चुअली ऑफसेट होता है, और ऑफसेट एक्चुअली विद इन अ प्रोग्राम बाइट नंबर बता रहा होता है। देखें, अब ये प्रोग्राम है P2, इसका पहला जो बाइट होगा उसका एड्रेस होगा 0, क्योंकि एड्रेसेस हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। ये मैं लॉजिकल एड्रेस बता रहा हूँ लॉजिकल एड्रेस। इसका 1 2 3 4 5, ठीक। अब P3 की बात करते हैं। प्रोसेस P3 का लॉजिकल एड्रेस होगा, उसका जो पहला बाइट होगा उसका लॉजिकल एड्रेस होगा 0 1 2 3। अब P4 की बात करें तो उसका जो पहला बाइट होगा उसका लॉजिकल एड्रेस या ऑफसेट होगा 0 1। P5 का करें तो 0 1 2। ये बात समझ आई? ये जो हमारा प्रोग्राम एड्रेसेस जनरेट करता है वो लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं। आप पॉइंटर्स का तो आइडिया है ना आपको? वो पॉइंटर्स एक्चुअली लॉजिकल एड्रेसेस के साथ प्ले करता है, नॉट विद द फिजिकल एड्रेसेस। यही वजह है कि एक प्रोग्राम अपने एड्रेस नंबर 1 पे राइट करेगा तो वो ये रीजन बन रहा है, दिस रीजन, दिस, और P2 का एड्रेस 1 ये बन रहा है, P3 का एड्रेस 1 ये बन रहा है, और P4 का एड्रेस 1 ये बन रहा है। देखें, एड्रेस सेम है, लॉजिकल एड्रेस सेम है, दैट इज 1, लेकिन फिजिकल एड्रेसेस डिफरेंट है, फिजिकल लोकेशंस डिफरेंट बन रही हैं। P5 के अंदर जो लॉजिकल एड्रेस 1 है वो एक्चुअली फिजिकल लोकेशन 1 बन रही है, फिजिकल एड्रेस 1 बन रहा है, ठीक है। वो तो लेकिन 2 के अंदर, प्रोसेस 2 के अंदर जो लॉजिकल एड्रेस 1 है वो फिजिकल एड्रेस 6 बन रहा है। प्रोसेस 3 के अंदर लॉजिकल एड्रेस 1 फिजिकल एड्रेस 12 बन रहा है, और इसी तरह प्रोसेस 4 के अंदर लॉजिकल एड्रेस 1 फिजिकल एड्रेस 16 बन रहा है।
तो यही वजह है जिस वजह से हमने कहा था कि जब चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होता है तो उनकी दोनों की एड्रेस स्पेसेस डिफरेंट होती हैं। सेम एड्रेस भी हो, पॉइंटर भी हो, तो वो दो डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस को पॉइंट कर रहा होगा। तो अगर आप एक प्रोसेस उस एड्रेस पे राइट करता है तो एक्चुअली वो अपनी लोकेशन को इफेक्ट करेगा, अपनी लोकेशन को एक्सेस करेगा, मॉडिफाई करेगा, दूसरे की लोकेशन को नहीं करेगा। अब P5 की बात करूं, P5 अगर एड्रेस नंबर 1 पे कुछ नंबर रखवा देता है, से 100, तो उसने तो अपनी लोकेशन पे रखवाया है। P2 जब अपने लॉजिकल एड्रेस 1 को रीड करेगा तो उसकी ये वाली लोकेशन रीड होगी, ये वाली जहां पर मैंने एक्सप्रेस की है, दिस वन। आप करके देख लीजिएगा। आप दो प्रोग्राम बनाएं, एक प्रोग्राम कोई भी एड्रेस 100 पे राइट करता है, उसके बाद वो रुक जाता है, उसको पॉज कर दें, दूसरा प्रोग्राम नए टर्मिनल में ओपन करें और वो बाइट नंबर या एड्रेस नंबर 100 को रीड करें, डीरेफरेंस करें। देखिएगा उसको वही कंटेंट्स नहीं मिलेंगे जो आपने राइट किए होंगे, उसको गार्बेज नजर आएगा, गार्बेज मिलेगा, क्योंकि दोनों की लोकेशंस ही फिजिकल लोकेशंस डिफरेंट है। और हम जो प्ले कर रहे होते हैं पॉइंटर्स के साथ, वो एक्चुअली लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं। सर अगर हम असेंबली एम्बेड करके भी ऐसे करते करें हैं तो? असेंबली में भी। इवन आप असेंबली में भी जो SI आपके पॉइंटर्स क्या होते हैं, BX हो सकता है पॉइंटर, बेस रजिस्टर हो सकता है, बेस पॉइंटर हो सकता है, सोर्स इंडेक्स हो सकता है, डेस्टिनेशन इंडेक्स हो सकता है, यही हो सकते हैं ना। रियल आपने रियल मोड जी की जी असेंबली पढ़ी है, 16 बिट में यही हो सकते हैं। तो ये भी तो लॉजिकल एड्रेसेस हैं। फिजिकल एड्रेस तो MMU में बनेगा जाकर, कैसे? उसके साथ सेगमेंट रजिस्टर अटैच होगी। अगर आपको याद हो, जिन लोगों ने असेंबली पढ़ी है, तो क्या करते थे हम, CS को मल्टीप्लाई करते थे 10 हेक्स से, या शिफ्ट लेफ्ट करते थे बाय 4 बिट, और उसके बाद उसमें IP ऐड करते थे और हम कहते थे दिस इज द फिजिकल एड्रेस, जो कि 20 बिट का है। लॉजिकल एड्रेस 16 बिट का था, जो कि ट्रांसलेट हो गया फिजिकल एड्रेस में 20 बिट के फिजिकल एड्रेस में। अगर आपको याद हो, जिन लोगों ने असेंबली पढ़ी हुई है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई, बस उनको यही कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो प्रोग्राम एड्रेस जनरेट करता है वो लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं, और जो एड्रेस रैम को मिलता है यानी कि मेमोरी तक पहुंचता है, वो फिजिकल एड्रेस होता है। दोनों के दरमियान ट्रांसलेशन होती है, और वो ट्रांसलेशन परफॉर्म करता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। वो कैसे करता है वो हम आगे चल के देखेंगे। तो अब के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया, कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक पढ़ी, मैंने आपको एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बताई कि ये इशू है इसमें। उसका एक सोल्यूशन बताया कॉम्पैक्शन, लेकिन वो फिर बताया कि ये फिजिबल नहीं है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। दूसरा हमने देखा कि बेस और लिमिट असाइन होती है फॉर मेमोरी प्रोटेक्शन। हर प्रोग्राम का एक अपना लॉजिकल एड्रेस होता है जो कि बाइट नंबर बता रहा होता है हर प्रोग्राम के अंदर, यानी कि प्रोग्राम लॉजिकल एड्रेसेस के साथ प्ले करते हैं। जो प्रोग्रामर है उसको लॉजिकल एड्रेस स्पेस दी जाती है। अगर 32 बिट का प्रोग्राम है तो उसको 4 GB की एड्रेस स्पेस दे दी जाती है। अगर 64 बिट का प्रोग्राम है तो 64 बिट की एड्रेस स्पेस दे दी जाती है, ताकि वो जितनी मेमोरी चाहे यूज़ करे, रिगार्डलेस ऑफ के फिजिकल मेमोरी कितनी लगी हुई है सिस्टम में। क्लियर? अब लॉजिकल एड्रेस स्पेस फिजिकल एड्रेस स्पेस से सेपरेट हो चुकी है। लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट होकर वो सेम भी बन सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, और दरमियान में जिसने ट्रांसलेशन करनी है, दैट यूनिट इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, MMU। बिल्कुल जैसे आपने ALU पढ़ा होगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उसका काम है ALU ऑपरेशंस परफॉर्म करना। स्क्रैच पैड मेमोरी पढ़ी होगी, इसका काम है रजिस्टर्स होती हैं उसके अंदर। बिल्कुल इस तरह बस इंटरफेस यूनिट होता है और उसके अंदर MMU लगा होता है। ये आर्किटेक्चर में आपने डिटेल में देखना है आर्किटेक्चर, तो लेकिन मैं आपको उसका जो प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव है, मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। क्लियर है ये बिल्कुल फाइन कॉन्सेप्ट्स हैं और ये आपको आने चाहिए। यस सर, क्लियर। क्लियर? ओके। अब मैं नाम ले रहा हूँ टेक्निक का जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है सेगमेंटेशन, आज भी हमारे सिस्टम में यूज हो रही है। सेगमेंटेशन हार्डवेयर लगा हुआ है।
आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है और इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का आएगा कि स्पेस होगी लेकिन चूंकि वो स्कैटर्ड है तो किसी प्रोसेस को एलोकेट नहीं हो पाएगी। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेगमेंट और एक होता है ऑफसेट। एस एंड डी। अब एस एक्चुअली ये वो टेबल है जिसको भी हमने पॉपुलेट किया था पिछली स्लाइड के अंदर, बिल्कुल वैसे ही होगा। ये उसका सीरियल नंबर है, ये लिमिट है, ये बेस है। अब ये रीजन है 0 and 100, तो 0 is the base and 100 is the limit. No, ये 100 नहीं है एक्चुअली। अगर मैं इसके फिजिकल एड्रेसेस बनाऊं 0 1 2 तो दिस इज एक्चुअली 2। ओके, अब होगा क्या, जब हमारा प्रोग्राम एड्रेस जनरेट करेगा तो उसका जो सेगमेंट फील्ड है, ये एस जो है, ये एक टेबल के सीरियल नंबर यानी कि उस रो को पॉइंट करेगा। अगर एस इज 0 तो 0 मतलब है रो नंबर 0 सेलेक्ट हो जाएगी, ये दिस वन जो येलो हुई भी है। अब यहाँ से दो फील्ड्स नजर रीड होंगी, लिमिट एंड बेस। अब जो डी ऑफसेट है, जो यानी कि जो ऑफसेट प्रोग्राम ने दिया हुआ है डी, वो चेक होगा इफ इट इज लेस देन लिमिट। ये लिमिट कहाँ से आई है, टेबल से। जो प्रोग्राम ने ऑफसेट जनरेट किया है क्या वो लिमिट से लेस है? तो यस में चला जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, एक्चुअली ये तो टू लिमिट नहीं है, इसका तो हमने साइज बताना था ना, 1 2 3 लास्ट स्लाइड में देखें हमने साइजेस बताए हुए। लिमिट 6 है कि बाइट काउंट करके बताए थे। ये देखें कि अगर प्रोग्राम P1 है, P2 है, इसका साइज है 6 तो लिमिट 6 होगी। तो यहाँ भी ऐसे है कि ये कितने बाइट्स पर मुश्तमिल है, 1 2 3, तो ये लिमिट होगी यहाँ पर 3। लिमिट यहाँ पर 3 होगी। लिमिट साइज होता है उस प्रोग्राम का, हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा है। तो डी, इफ डी इज लेस देन लिमिट, मैक्सिमम एड्रेस प्रोग्राम क्या जनरेट कर सकता है लीगली, 2। 2 इज लेस देन 3, यस, तो एड्रेस ट्रांसलेशन होगी, बेस एड्रेस ऑफसेट के अंदर ऐड हो जाएगा और फिजिकल एड्रेस बन जाएगा। तो बेस एड्रेस है 0, 0 + 3 इज 3। ये देखें फिजिकल एड्रेस, नो सॉरी, बेस एड्रेस इज 0, ऑफसेट इज 2, 2 + 0 इज 2। तो ये वो जो भी एड्रेस है वो ट्रांसलेट हो जाएगा, वो अभी ट्रांसलेशन करके देखते हैं। ओके, अगर प्रोग्राम जनरेट करता है एड्रेस, मैं यहाँ पे प्रोग्राम का लिख रहा हूँ 0 and 3, अब क्या होगा, 0 ने सेगमेंट टेबल की रो नंबर 0 को सिलेक्ट किया, यहाँ से लिमिट और बेस रीड हुई, लिमिट इज 3। अब यहाँ पर लिमिट क्या है, 3। प्रोग्राम के अंदर जो एड्रेस जनरेट हो रहा है वो भी 3 है। 3 इज लेस देन 3, नो, ट्रैप। ट्रैप का मतलब वही है जो हमने ड्यूल मोड ऑफ ऑपरेशन में देखा था कि कंट्रोल कर्नल को कर्नल मोड में ट्रांसफर हो जाएगा और कर्नल फिर जो भी एक्शन परफॉर्म करना होगा वो करेगा। नॉर्मली टर्मिनेट कर दिया जाता है, इसका मतलब है कि वो जनरल प्रोटेक्शन फॉल्ट आ जाता है, इलीगल मेमोरी एक्सेस होती है। तो यहाँ पे तो ट्रैप हो जाएगा, 0 0 कर सकता है, वो ट्रांसलेशन हो जाएगी, 0 1 कर सकता है, 0 2 कर सकता है, लेकिन 0 2 के बाद 3 करेगा या 3 से ऑनवर्ड कोई भी एड्रेस जनरेट करेगा तो ट्रैप हो जाएगा। मैं कोई और रीजन बनाता हूँ क्योंकि ये 0 पे ही मैंने मैप करवाया। मैं कहता हूँ क्योंकि एड्रेस ले लेते हैं से 11 से ऑनवर्ड,
ये 8 बाइट्स ले लेते हैं, तो लिमिट इज 8 एंड बेस एड्रेस इज 11। तो इसकी लॉजिकल एड्रेसेस ये बनेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 to 7 ये इसके लॉजिकल एड्रेसेस बन रहे हैं। ओके, अब ये वाला जो प्रोग्राम है ये इनमें से कोई एड्रेस जनरेट कर सकता है 0 से लेकर 7 तक। अगर ये 0 जनरेट करता है ऑफसेट डी, ये क्या एड्रेसेस जनरेट कर सकता है, यानी कि डी को वेरी कर सकता है फ्रॉम 0 to 7। एस इसका क्या होगा, एस तो इसका 1 होगा, वो ये चेंज नहीं कर सकता। उसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे, अभी हम जस्ट डी को देखते हैं, हमारा फोकस ऑफसेट पे। ऑफसेट वेरी होगा फ्रॉम 0 to 7। 7 से अगर 8 हो गया तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। कैसे? इस प्रोग्राम ने जनरेट किया 1 and 8, सिलेक्टर नंबर 1 यानी कि रो नंबर 1 रीड हुई, यहाँ से लिमिट रीड हुई 8, डी भी 8 है, डी इज लेस देन लिमिट मींस 8 इज लेस देन लिमिट, 8 is less than 8, no, it is equal, तो यहाँ पे नो के केस में ट्रैप हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो अपनी लिमिट से बाहर नहीं जा सकता प्रोग्राम में। ओके, अगर हम करें डी को ये रखें 0, तो 0 इज लेस देन 8, 0 इज लेस देन 8, यस, तो क्या होगा 0 प्लस बेस एड्रेस 11 इज इक्वल टू फिजिकल एड्रेस बन जाएगा 11। 1 इज लेस देन 8, यस, तो 1 प्लस 11 फिजिकल एड्रेस इज 12। देन 2 इज लेस देन 8, यस, तो 2 प्लस बेस एड्रेस 11 इज 13 एंड सो ऑन। इस तरह ट्रांसलेशन हो रही है। तो एड्रेस ट्रांसलेट तभी होगा जब लिमिट का चेक सक्सेसफुल होगा। अगर लिमिट का चेक सक्सेसफुल ना हुआ, अगर लिमिट लेस ना हुई, तो प्रोग्राम ट्रैप हो जाएगा। तो लिमिट एक्चुअली क्या होती है? साइज ऑफ अ प्रोग्राम इन बाइट्स। और बेस एड्रेस क्या होता है? वो फिजिकल एड्रेस जहां पर प्रोग्राम जहां से ऑनवर्ड प्लेस हुआ है, द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अ प्रोग्राम। तो जब भी कोई प्रोग्राम लोड होता है तो उसको बेस एड्रेस और उसकी लिमिट इस टेबल के अंदर लिख दी जाती है। जब भी उस प्रोग्राम को कंट्रोल दिया जाएगा तो उसका एस यानी कि सेगमेंट वाला पार्ट जो है, यस, ये जो एस है ये कर्नल खुद इनिशियलाइज करके देगा ताकि वो चेंज ना कर सके। अब कोई भी प्रोग्राम एस को मॉडिफाई नहीं कर सकता खुद से, अगर वो करेगा तो गेन ट्रैप हो जाएगा। ये बात समझ आइए? सर अगर हम एस को चेंज करते हैं? जी, राइट सर। सर एस को क्योंकि वो आप, कर्नल ने किया तो हाँ कर नहीं, एस चेंजेबल नहीं है, ये भी तो हो सकता है ना। आप एक काम करें, ये वाला प्रोग्राम जो है ग्रीन वाला, ये अपने एस को सिंपली एस को ही चेंज कर देता है। एस को ये यस, एस को ये एस को ये 0 कर देता है, तो उससे क्या होगा, लिमिट 0 रो वाली आ जाएगी, ये वाली लिमिट आ जाएगी 0 वाली, तो इस तरह तो एक्सेस कर पाएगा और एड्रेस ट्रांसलेशन हो जाएगी। तो उन्होंने इसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि कोई प्रोग्राम सेगमेंट नंबर को भी चेंज नहीं कर सकता। सिर्फ क्या वेरी कर सकता है, अपने ऑफसेट को जंप कर ले तो ऑफसेट चेंज हो जाएगा, ब्रांच हो जाए या कोई फंक्शन कॉल कर ले, जो कुछ भी होगा डी वेरी करेगा और डी विद इन द सेगमेंट ही वेरी करेगा, यानी कि वो विद इन द रीजन ही वेरी करेगा। राइट सर। ओके, तो इस तरह प्रोटेक्शन अचीव की है सेगमेंटेशन के अंदर। अब सेगमेंटेशन में एक नई चीज भी है। सेगमेंटेशन हार्डवेयर अलाउ करता है कि पूरा प्रोसेस के 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोसेस में टेक्स्ट सेगमेंट होता है,
डेटा सेगमेंट होता है और स्टैक सेगमेंट होता है, ऐसा ही है। स्टैक और हीप शेयर करते हैं रीजन। जी सर। तो सेगमेंटेशन हार्डवेयर अलाउ करता है कि आप इन सेगमेंट्स को स्कैटर्ड फॉर्म में रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये पूरा प्रोग्राम एक ही जगह पे लोड हो। ये 3 सेगमेंट्स डिफरेंट प्लेसेस पे हो सकते हैं। लाइक यहाँ पे टेक्स्ट सेगमेंट है, दिस इज द डेटा पार्ट, और यहाँ पर कहीं आ गया स्टैक। सर इसका एडवांटेज भी कोई होना हाँ, चाहिए, वरना एडवांटेज ये हो गया ना कि एक पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा लोड होने की शर्त थी जो कि मुश्किल थी। इनके हमने कहा था कि पूरा प्रोग्राम अगर 1 GB का है तो 1 GB स्पेस होगी, अगर 1 बाइट भी कम हुआ तो वो पूरा प्रोग्राम लोड नहीं हो पाएगा। तो 1 GB की स्पेस कंसेक्टिव होनी चाहिए, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन होनी चाहिए, राइट कंटिगुअस सर। होनी चाहिए। तो उस शर्त को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया इस तरह कि उन्होंने कहा कि नहीं, सेगमेंट कंसेक्टिव लोकेशंस पर होना चाहिए। यानी कि अगर टेक्स्ट सही। सेगमेंट है तो वो पूरा कंटिगुअस मेमोरी पे होना चाहिए, डेटा सेगमेंट भी कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस पे होना चाहिए, स्टैक भी होना चाहिए। लेकिन तीनों सेगमेंट्स का इकट्ठा होना जरूरी नहीं है। ये ठीक है। तीनों सेगमेंट्स सेपरेट लोकेशंस पर हो सकते हैं, लेकिन जहां भी होंगे वहां पे इकट्ठे होंगे। यानी कि टेक्स्ट सेगमेंट को फर्दर ब्रेक नहीं करना आपने, टेक्स्ट सेगमेंट को फर्दर ब्रेक नहीं करना। जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सेगमेंटेशन हार्डवेयर अलाउ करता है। इससे थोड़ा सा हमारी फ्रेगमेंटेशन, जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम था, वो काफ़ी हद तक ओवरकम हो जाता है। अब इसका मतलब है कि जहाँ पर 3 सेपरेट रीजन्स अगर मेमोरी में हैं, तो एक रीजन के अंदर आप टेक्स्ट सेगमेंट लोड करते हैं, दूसरे के अंदर डेटा सेगमेंट, तीसरे के अंदर स्टैक सेगमेंट लोड करते हैं। लेकिन अगर वही शर्त होती कि नहीं, पूरा प्रोग्राम एक ही लोकेशन पे एक ही होल के अंदर फिट होगा, फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो अब यह कि हमारा जो सेगमेंट्स हैं वो स्कैटर्ड हो सकते हैं। सर जो प्रोग्राम होता है उसको अपने, यानी जो एस और डी है, उसको उसका रखने की जरूरत है मेरे ख्याल से। ओएस उसके बिहाफ पे वो एस और डी को। प्रोग्राम प्रोग्राम को वो जीरो से स्टार्ट देता है कंट्रोल, प्रोग्राम को कंट्रोल देता है जीरो से। अगर आपको याद हो, आप सब लोगों ने असेंबली पढ़ी हुई है, सर हमने आई थिंक सारों ने पढ़ी होगी। सबने पढ़ी हुई है। अगर आपको याद हो तो आपने आप लिखते थे ORG, फिर आगे 100 लिख देते थे, बिल्कुल सर। ओरिजिनेट, और उसके बाद आप एक जंप देते थे और पूरा डाटा सेगमेंट जंप करवा देते थे। यानी कि जो अपने वेरिएबल्स रखे होते थे उनको जंप करवा के मेन पे ले आते थे, जो राइट सर। जहाँ पर से आपका कोड स्टार्ट होता है। एक्चुअली जब कर्नल कोड ट्रांसफर करता है तो वो ऑफसेट 0 से इनिशियलाइज कर देता है, यानी कि वो D0 इनिशियलाइज करके देगा आपको, सही है सर। ताकि आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन 0 से स्टार्ट हो। लेकिन प्रोग्रामर वहाँ पर जंप लगा देता है और अपने एग्जीक्यूटेबल पार्ट पे आ जाता है। सही। ठीक है, मैं फर्दर डिटेल में जाऊंगा तो जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। अगर मैं पढ़ा रहा होता असेंबली तो तब मैं आपको बताता कि सर जो मैं एक्चुअली क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा था ये था कि यहाँ पे अगर हमारे पास 3 सेगमेंट्स हैं रैम में एक ही प्रोग्राम के, तो इसके हमारे पास 3 एस और डी के पेयर्स हमारे पास एक हाँ, प्रोग्राम के लिए होने चाहिए। मैं उसी पर आ रहा था। राइट सर। गॉट इट, मैं आपको क्वेश्चन से बढ़िया था। देखें, अब 3 अगर सेगमेंट है ना, तो टेक्स्ट सेगमेंट का सिलेक्टर होगा CS। कोड सेगमेंट याद है, रजिस्टर होती थी 16 बिट की। सर थोड़ा ये थोड़ा भूलता ओके, लेकिन। सेगमेंट रजिस्टर्स होती है ना, उन्हीं रजिस्टर्स को उन्होंने S कह दिया है। अब वो, अब पहले क्या होता था, वो सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस सेव करती थी। अब उनका मकसद चेंज हो गया प्रोटेक्शन आने के बाद। अब वो CS का काम ये वाला हो गया, ये S वाला। तो आजकल के आर्किटेक्चर में ये CS है, DS है, SS है। तो अगर प्रोग्राम का कोड सेगमेंट है तो CS के साथ ऑफसेट कंपाइल होगा, यानी कि यहाँ पर CS इसको पॉइंट कर रहा होगा, राइट सर। राइट। DS होगा। तो हर प्रोग्राम के 3 सेलेक्टर्स होंगे, यानी कि तीन एंट्रीज होंगी सेगमेंट टेबल के अंदर। एक उसके टेक्स्ट सेगमेंट की, एक उसके डेटा सेगमेंट की, और एक उसके स्टैक सेगमेंट की। स्टैक सेगमेंट हमेशा SS से एक्सेस होगा,
डेटा सेगमेंट डीएस से एक्सेस होगा और टेक्स्ट सेगमेंट सीएस से एक्सेस होगा। ये वही रजिस्टर्स हैं जो कि आप असेंबली में पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ उनका मतलब चेंज हो गया। जब प्रोटेक्शन नहीं थी, यानी कि जो आपने असेंबली पढ़ी है उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वो रियल मोड की असेंबली है। आजकल प्रोटेक्टेड मोड है, तो प्रोटेक्टेड मोड में उन रजिस्टर्स का मतलब बदल गया है। अब वो सेगमेंट रजिस्टर्स के बजाय सिलेक्टर्स बन गई हैं, यानी कि वो टेबल को सिलेक्ट करेंगी और बेस एड्रेस टेबल से रीड होगा। पहले वो डायरेक्टली बेस एड्रेस सेव करती थी। सही सही सही, यानी स्लाइड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मीनिंग ऑफ हाँ, लेकिन पूरा मैकेनिज्म, एक्चुअली पूरा मैकेनिज्म ही चेंज हो गया प्रोटेक्शन की वजह से। अब ये उसमें टेबल नहीं होता था, पूरा टेबल आ गया सेगमेंट टेबल। सर एक आखिरी सवाल इससे रिलेटेड, सर ये सेगमेंट टेबल में हमारे पास एक तो हमारे पास सीरियल नंबर है, एक लिमिट है, एक बेस है, एक चौथा जो प्रोग्राम की आइडेंटिटी है वो भी शायद वो इसमें हमारे नहीं पास, होती, वो इसमें नहीं होती। अगर हम रख लें तो सर उसका वो पीसीबी में होती है। देखो, वो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मेमोरी रीजन्स की इंफॉर्मेशन रखनी है। कर्नल को पता होगा, कर्नल ने पीसीबी के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन रखी होगी कि इस प्रोग्राम के कौन कौन से सेगमेंट्स हैं। राइट सर। ठीक है, तो वो उसने अपने पास रखे होंगे। ये जो आप नंबर कह रहे हो ना कि इस प्रोग्राम के कौन कौन से नंबर हैं, वो उसने वहाँ पे रखे होंगे। राइट सर। किस कहाँ पे रखे होंगे? रजिस्टर्स के अंदर, जिसे हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। उन रजिस्टर्स में ये CS, DS और SS भी तो होगा ना, ये भी तो रजिस्टर्स हैं 3। जी जी। तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं रजिस्टर्स में। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये सेगमेंट टेबल कहाँ होगा। सेगमेंट टेबल एज इन रैम में या उसकी? बिल्कुल रैम में होगा, आप सही कह रहे हो। कर्नल इसे बना रहा है, कर्नल मेंटेन कर रहा है, ये रैम में एग्जिस्ट करता होगा। लोकेशन कोई भी हो सकती है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी इसकी लोकेशन होगी CPU को हम बता देंगे कि ये यहाँ पड़ा हुआ है। कैसे बताएंगे उसका एड्रेस? हम किसी खास रजिस्टर होती है, उसको सिर्फ कर्नल ही एक्सेस कर सकता है, उसके अंदर उसका स्टार्टिंग एड्रेस बता देंगे, ठीक होगी। अब इसका मतलब ये है कि सबसे पहले CPU, कोई भी प्रोग्राम ने एड्रेस जनरेट किया तो सबसे पहले उसको ये टेबल एक्सेस करना है जो कि मेमोरी में पड़ा हुआ है। टेबल एक्सेस करके उसे एड्रेस ट्रांसलेशन करनी है और उसके बाद दोबारा मेमोरी एक्सेस करनी है एक्चुअल ऑपरेंड के लिए। तो इसका मतलब है कि हमारी जो मेमोरी नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेसेस हैं वो ट्वाइस हो गई हैं, वो डबल हो गई हैं, 2n हो गई हैं। अगर n थी तो अब 2n हो गई है। और आपको पता है कि मेमोरी इज़ द स्लोएस्ट कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, जिनके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के अंदर जिसकी इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्टली, दैट इज़ द मेमोरी। क्योंकि प्रोग्राम जो है वो हमेशा मेमोरी से ही फैच होता है एग्जीक्यूशन के लिए, एंड मेमोरी इज़ द स्लोएस्ट कंपोनेंट इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और मेमोरी को अगर बार बार आप एक्सेस करेंगे तो प्रोसेसर को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड मेमोरी की स्पीड से ज़्यादा होती है। इसका मतलब है प्रोसेसर को वेट करना पड़ रहा है, और नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेसेस जितनी ज़्यादा होंगी प्रोसेसर का उतना टाइम वेस्ट होगा। IO के केस में तो वो तो फिर स्विच ही कर जाता है ना, फिर तो वो उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को छोड़ के किसी और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है अगर IO कॉल आ जाए। लेकिन मेमोरी के केस में फिर वो उसकी मजबूरी है कि वेट करे जब तक डाटा नहीं आता। तो जितनी नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेसेस ज़्यादा होंगी आपके प्रोग्राम की परफॉर्मेंस उतनी कम होगी, एग्जीक्यूशन उतनी स्लो होगी। तो ये तो प्रोटेक्शन के चक्रों में हमने अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्लो कर दिया, नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेसेस कम करने पर लोग रिसर्च कर रहे हैं, और हमने तो ज़्यादा कर दी, ट्वाइस कर दी। ओके, अब इसका सोल्यूशन देखें। ताकि प्रोग्राम को जब कंट्रोल मिला तो प्रोग्राम ने 0 एड्रेस के लिए भी एक ही रो, उसी रो को एक्सेस करना है, 1 के लिए भी उसी रो को एक्सेस करना है टेबल की, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी। चेंज तो नहीं हो रहा ना?
ये रो तो हमेशा एक ही एक्सेस हो रही है, बिल्कुल सर। तो क्यों ना इस रो को एक ही दफ़ा, जब प्रोसेस को कंट्रोल मिले तो एक ही दफ़ा रीड करके इंटरनल हिडन मेमोरी में ले जाएं। और हिडन मेमोरी इंटरन से वो हिडन मेमोरी का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ उसको किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, वो मेमोरी सिर्फ इसी पर्पस के लिए बनी है और वो हिडन पार्ट है, यानी कि आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते खुद। आपके पास कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप उस रीजन को एक्सेस कर सकें, सिर्फ प्रोसेसर ही उसको पॉपुलेट करता है और रीड करता है, वो उसके अपने यूज़ के लिए। तो होता ये है कि जब भी एस की वैल्यू चेंज होती है, एस की वैल्यू जब भी चेंज होगी तो एक दफ़ा ये टेबल एक्सेस होगा और वो पूरी रो पॉइंटेड बाय एस रीड होके हिडन मेमोरी में चली जाएगी। यानी कि सी एस रजिस्टर है 16 बिट की, उसके साथ ये हिडन मेमोरी है फॉर स्टोरिंग लिमिट एंड बेस। डी एस रजिस्टर है, जितनी भी सेगमेंट रजिस्टर्स हैं ना, उनके साथ साथ एक हिडन मेमोरी भी एसोसिएटेड है टू स्टोर लिमिट एंड बेस एड्रेसेस। तो जब भी सेगमेंट ये एस जो है ये चेंज होगा, जैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी एस की, ये टेबल एक दफ़ा एक्सेस होगा और इंटरनल हिडन मेमोरी अपडेट हो जाएगी विद द न्यू वैल्यूज ऑफ द रो ऑफ द टेबल। और उसके बाद जितनी भी सब्सिक्वेंट ट्रांसलेशंस हैं वो सारी की सारी इंटरनली परफॉर्म होंगी। दोबारा बता रहा हूँ, ये सारा सिर्फ टेबल का। हमने कहा कि टेबल को कहाँ रखें, अब कहा मेमोरी में, ठीक है, क्योंकि कर्नल ने इस पॉपुलेट करना है, मेमोरी में रख दिया। इसका मतलब है पहले टेबल एक्सेस होगा, फिर एड्रेस ट्रांसलेशन होगी और फिर एक्चुअल मेमोरी रेफरेंस होगा, जनरेट होगा। ऐसा ही होगा ना, यानी कि आपकी मेमोरी एक्सेसेस डबल हो गई हैं सिंपली। अगर n थी, n कैन बी एनी नंबर, लाइक 1000 थी तो 2000 हो गई। इस चीज़ को कैटर करने के लिए उन्होंने कहा कि इस तरह करते हैं कि टेबल तो पड़ा रहे, पूरे टेबल को तो हम इनसाइड द प्रोसेसर नहीं ले जा सकते, टेबल मेमोरी में ही पड़ा रहे, लेकिन सिर्फ वो खास रो जिसको एस पॉइंट कर रहा है उस रो का हम हिडन मेमोरी में ले जाते हैं। तो एस क्या है, दिस इज एक्चुअली द सिलेक्टर, और वो एक्चुअल हमारे प्रोसेसर के अंदर ये सिलेक्टर सेगमेंट रजिस्टर्स होती हैं, सी एस, डी एस एंड एस एस। ये 16 बिट की रजिस्टर्स हैं जो कि अपने असेंबली में पड़ी हुई हैं। प्रोटेक्टेड मोड में ये एज ए एस एक्ट करती हैं, एज ए सिलेक्टर एक्ट करती हैं। सिलेक्टर मीन्स जो कि टेबल की किसी खास रो को सिलेक्ट करता है, इसलिए इसे सिलेक्टर कहा गया। तो जब भी सिलेक्टर की वैल्यू चेंज होगी ये टेबल एक्सेस होगा और वो खास रो जिसको वो पॉइंट कर रहा था वो रीड होके हिडन मेमोरी में चली जाएगी एक ही दफ़ा। दोबारा कब टेबल रीड होगा, जब एस की वैल्यू चेंज होगी, उससे पहले नहीं होगा। अब डी वेरी करे, फाइन, जो बाकी ट्रांसलेशंस होंगी वो इनसाइड द प्रोसेसर होंगी। अब बार बार टेबल एक्सेस नहीं होगा, टेबल सिर्फ तभी एक्सेस होगा जब एस की वैल्यू चेंज होगी। जिन्होंने असेंबली नहीं पढ़ी हुई मैं उनके लिए बता रहा हूँ, सिंपली इग्नोर करें सी एस, डी एस, एस एस क्या चीज़ें हैं। सिंपल ये देखें कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एस और डी दो जनरेट करता है। एस की वैल्यू कर्नल इनिशलाइज करके देता है, जब भी एस की वैल्यू चेंज होगी टेबल एक्सेस होगा और पूरी रो रीड होकर इंटरनल मेमोरी में चली जाएगी और उसके बाद ट्रांसलेशन इनसाइड ही होगी। बार बार टेबल एक्सेस नहीं होगा हर मेमोरी एक्सेस के लिए, टेबल तभी एक्सेस होगा जब एस की वैल्यू चेंज होगी। इससे क्या होगा, सिर्फ एक दफ़ा हमारा टेबल एक्सेस होगा और वो कब होगा, जब प्रोग्राम को कंट्रोल दिया जाएगा। अगर इस प्रोग्राम से कंट्रोल लेकर किसी और को दिया जाता है तो एस चेंज होगा, जाहिर है उसका एस कुछ और है। जब उसका एस चेंज होगा तो टेबल दोबारा से एक्सेस होगा और उसका बेस और लिमिट की इंफॉर्मेशन यहाँ से हिडन मेमोरी में चली जाएगी। तो सिर्फ टेबल तभी एक्सेस होगा जब
कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, या अल्टीमेटली एस की वैल्यू चेंज होगी। एस की वैल्यू चेंज ना हो, टेबल एक्सेस नहीं होगा। और एस की वैल्यू को खुद से प्रोग्रामर या यूज़र या प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकता। आप ज़रा, जो लोग असेंबली पढ़ के आए हैं, वो ज़रा अपने सी एस को चेंज करने की कोशिश करें। रियल मोड में तो किसी तरीके से कर लेंगे, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। लेकिन प्रोटेक्टेड मोड में वो नहीं कर सकते, क्योंकि एस को चेंज करना एज अ प्रिविलेज्ड ऑपरेशन, कर्नल प्रिविलेजेस चाहिए होते हैं। रियल मोड में भी इतनी आसानी से नहीं होता, उसके लिए भी आपको शायद लॉन्ग जंप लेना पड़े। सर मेरे जहन में भी ख्याल है कि हमारे पास अगर 4 सीपीयू हैं और उनमें 4 हमारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो हमें यानी एक ही दफ़ा सेगमेंट से ये रीड करके फॉर सिंगल प्रोसेस हमें बताना पड़ेगा इस मॉडल नहीं, में, वो हर, तो आसानी हमें हो देखिए जाएगी। 4 सीपीयूज लगे हुए हैं ना, एक पे P1 चल रहा है, एक पे P2, एक पे P3, एक पे P4, ठीक है। और टेबल सेम ही है, रैम में पड़ा हुआ है, क्योंकि रैम तो कॉमन होती है। रैम के अंदर टेबल है, हर सीपीयू ने अपना अपनी रो रीड करके इंटरनल मेमोरी में सेव कर ली, राइट सर। ठीक है। P1 की रो सेपरेट होगी, P2 की सेपरेट होगी, P3 की सेपरेट होगी। तो प्रोटेक्टेड मोड में, रियल मोड में आप बहुत से काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और असेंबली के कोर्स में हम रियल मोड की प्रोग्रामिंग ही पढ़ाते हैं। प्रोटेक्टेड मोड के अंदर, जो कि बाद में आया था, इसके अंदर आप एस को चेंज नहीं कर सकते। रियल मोड में कर सकते हैं, डायरेक्टली बेस एड्रेस होता है। तो जहाँ तक ओएस का ताल्लुक है, वहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि एस और डी हमारा प्रोग्राम लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, एस एंड डी। डी तो ऑफसेट होता है, जो हमें बताया था, द बाइट नंबर। और एस एक्चुअली सिलेक्टर होता है इस टेबल का। तो दोनों पे चेक है, एस आप चेंज कर नहीं सकते, जो कर्नल ने आपको इनिशियलाइज करके दे दिया वही आपका एस है। और डी चेंज हो सकता है विद इन द लिमिट। अब लिमिट से बाहर नहीं जा सकते, लिमिट से बाहर जाएंगे तो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ पर तो दिस इज द सेगमेंटेशन हार्डवेयर, आज के सिस्टम में लगा हुआ है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें, इफ़ यू आर द ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल राइटर, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। नॉर्मली सिस्टम प्रोग्रामिंग में, या जो वो लोग जो बूट सेक्टर लिखते हैं अपना, उसके बाद फिर वो अपना पॉपुलेट करते हैं सेगमेंटेबल, तो वो सेगमेंटेशन को यूज़ करते हैं। तो सर सेगमेंटेशन विंडोज़ में। एक्चुअली विंडोज़ भी सेगमेंटेशन को यूज़ कर रही होती है कम्बिनेशन में विद अनदर हार्डवेयर, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो सेगमेंटेशन भी यूज़ हो रही होती है, और साथ एक और भी मेमोरी मैपिंग टेक्निक यूज़ हो रही होती है, मेमोरी एलोकेशन टेक्निक, दैट इज़ कॉल्ड पेजिंग। तो वो नॉन कंटिग्यूअस है, वो अलाउ करती है कि प्रोग्राम स्कैटर्ड फॉर्म में हो सकता है। तो दोनों को कम्बिनेशन में यूज़ कर रही होती है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट हो गया सेगमेंटेशन हार्डवेयर। यहाँ पर सेगमेंटेशन मेमोरी एलोकेशन टेक्निक यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अगर ये हार्डवेयर नहीं होता, आप डायरेक्ट मेमोरी के अंदर प्रोग्राम्स को लोड कर रहे होते, कोई सेगमेंट टेबल ना होता, तो फिर चेक नहीं परफॉर्म हो सकता था कि किस प्रोग्राम की क्या लिमिट है और क्या बेस एड्रेस है। बेस एड्रेस तो चलो सेगमेंटेड रजिस्टर में सेव हो जाता था, एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरी है, लेकिन लिमिट को सेव करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कोई भी प्रोग्राम अपनी लिमिट से एक्सीड कर जाएगा। तो आपको पता चला लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस क्या होता है, क्लियर हो गया है?
सर एक दफ़ा मेरे ख्याल से दोबारा अगर मैं देखूंगा तो 100%। आप इसकी जो रिकॉर्डिंग है लेक्चर की वो दोबारा देखिएगा, अगर कोई चीज़ रह गई हुई तो वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, और कोई चीज़ जो आप लोगों ने पूछनी है तो पूछ सर सकते हैं। फाइनल्स के पूछना चाह रहा था कि हमारी अभी 4 क्लासेस के बाद अगले हफ्ते के बाद मेरे ख्याल से हमारे फाइनल्स होंगे, या क्या डेट होगी फाइनल्स की?